माय लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे एटम्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज आपको एटम्स पढ़ाने आ गई मॉलिक्यूल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स बेसिकली 9th क्लास आपके लिए है ये चैप्टर, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो मैं अनुभा मैम, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, आज आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का क्विक रिविजन कराने वाली हूँ। बट सीरियसली डिस्क्लेमर के साथ एक इन्फो दे देती हूँ कि क्विक रिविजन का मतलब है हम इंपॉर्टेंट चीजों को जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जैसे माइंड मैप करते हैं। तो अगर आपको चैप्टर आता है समझ में तो ये रिवीजन का काम करेगा। अगर नहीं तो आप पुराने साल की अभी मेरी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को उमंग सीरीज के थ्रू डिटेल से समझाया है। 1.5 आवर्स का वन शॉट भी बनाया 2 घंटे तक का, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन भी किया है। दिस इज गोइंग टू बी रिविजन इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कभी आपको जल्दी से टेस्ट देना हो, इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करनी हो, ये काफी काम आएगा। तो मेरे साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, चलो ये पूरे वीक का शेड्यूल था, आज ये हो रहा है। आई होप आपने पहले वाली वीडियोस भी देख ली होगी। ऑल राइट देन, तो जैसे चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले ये कहा गया कि कोई मैटर है ना, आप उसको जब डिवाइड करने लगते हो तो डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो। एक टाइम पे एक ऐसी स्टेज अचीव हो जाती है जिसके बाद वो फर्दर डिविजिबल नहीं होता, उसको एटम बोलते हैं। तो एटम क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इवन डाल्टन ने भी ये कहा था। ठीक है, एटम्स नाम ही एटमोस से आया है, और एटमोस का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। तो हम मानते थे कि एटम वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, मैटर से आया हुआ सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये जो एटम है काफी 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 छोटे होते हैं। ठीक है, इसके साइज को हम जनरली नैनोमीटर में लिखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के साइज की बात करूं, एक हाइड्रोजन एटम का साइज का मतलब उसका टोटल, मान लो वो जनरली एटम स्फीयर होते हैं, उसके सेंटर से लेके अगर मैं एक लाइन खींचूं, रेडियस जो बताती है वही उसके साइज को बताएगा, और उसका साइज इज अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन का 0.367377 ऐसे कुछ नैनोमीटर होता है। और एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, यानी कि काफी छोटा साइज होता है। ठीक है, साइज छोटा है, डेफिनेटली उसका मास भी छोटा होगा, बहुत हल्के होते होंगे। इसी हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका मास कुछ 1.676 10⁻24 ग्राम होता है। सोचो कितना छोटा मास है इसका, काफी छोटा। अगर मैं तुम्हें बोलूं हमारे टेबल में 118 एलिमेंट्स है, सबको ऐसे याद करो, तब तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम मास को ऐसे लिखना अवॉइड करते हैं और हम उसको होल नंबर में लिखना प्रेफर करते हैं। इसके लिए क्या किया गया बच्चों, जैसे तुम्हें पता हो कि तुम्हें नहीं पता एजी मैम कितनी कितनी हैवी है या कितनी लाइट है, जो भी तुम बोलो। अरे अगर हम एजी मैम और अभिषेक सर को कंपेयर करें ना, अभिषेक सर मैम से 10 किलो तो ज्यादा होंगे, 10-15 किलो। तो तुमने क्या किया, बिना मास मेरा जाने, बिना अभिषेक सर का जाने तुमने कंपैरिजन कर लिया कि अगर मैं मैम के वेट को सर के वेट से कंपेयर करूं, सर मस्ट बी 10 kg हैवियर। जस्ट एन एग्जांपल। हाइट को कंपेयर करें, सर मे बी हाफ फीट टॉलर, ऐसे किया तुमने। तो यही मेथड हम एटम्स में अपनाते हैं कि जब हम इसके एग्जैक्ट मास को नहीं याद रख सकते, हम रिलेटिव मास को याद कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा बच्चों, हमें एक स्केल चूज करना पड़ेगा कि मैं किससे कंपेयर करूं, ये साइज निकालते वक्त, ये रिलेटिव मास बताते वक्त। तो इस स्लाइड पे आएंगे, पहले वो हम बता देते हैं। वो जो हमने रेफरेंस माना है, कार्बन को माना है, C12 को माना है। 12 क्या बता रहा है, उसके आइसोटोप का मास। आइसोटोप क्या होता है? जनरली हम जब किसी एलिमेंट को पढ़ते हैं ना, वो एटम से बनता है, उस एटम्स के अंदर उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट के सारे एटम का मास सेम नहीं होता। कार्बन के एटम का मास 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी, बट ये मोस्ट कॉमन है। अगर आप कार्बन उठाओगे ना, 98.9% यही वाला एटम निकलेगा। काफी स्टेबल आइसोटोप है, काफी स्टेबल भी है, जनरली अवेलेबल भी है। और इसको इसका जब मैं एक पर्टिकुलर हिस्सा लेती हूँ, मैं बाकी सारे एटम से कंपेयर करूंगी ना, तो एक होल नंबर, एक अच्छी वैल्यू आती है, याद करने लायक है। तो वो क्या है, मैं कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा ले लूं, 1/12 मास ले लूं इस C12 एटम का। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक तरबूज है, मेरे पास एक वाटरमेलन है, मैंने क्या किया ना, उसके 12 हिस्से कर दिए। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हिस्से हो गए। अब चलो मैथ्स बताओ। मेरे पास ये वाटरमेलन था, मैंने उसके 12 हिस्से कर दिए, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ इस वाटरमेलन का वेट 12 kg था, और मैं तुम्हें बोलूँ इसका एक हिस्सा कितना हैवी होगा, तुम कैसे बताओगे? अच्छा, एक हिस्सा मैम,
ये जो एक हिस्सा है ये इस पूरे वाटरमेलन का कितना हो गया, 1/12 हो गया, क्योंकि अपने 12 इक्वल हिस्से किए तो हर एक हिस्सा 1/12 हुआ है ना, उस 12 हिस्सों का 1/12 है। इस 1/12 हिस्से का मास कितना होगा, 12 kg से मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल 12 kg का है, उस 12 kg का 1/12 हिस्सा है, तो 1/12 ऑफ 12 kg कितना हो जाएगा, 1 kg। ठीक है, सेम यही मेथड हमने यहाँ पे उठाया। हमने कार्बन का क्या ले लिया, 12 यूनिट्स ले लिया, उसको 1/12 से डिवाइड कर दिया, तो वो एक U निकाल के देगा। इस U को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास या AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये कैसे यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, जो एटॉमिक मास को हमें मेजर करने में हेल्प करेगी। इसकी एक फिक्स वैल्यू भी आती है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। याद मत करो, बस एक रेफरेंस बताने के लिए था कि ये जो 1/12 हिस्सा है जो मैं कार्बन के C12 मास से उठाती हूँ, इसको मैंने रेफरेंस माना है। इसको मैंने रेफरेंस मतलब 1 यूनिट मान लिया, U यूनिफाइड मास। पहले इसको AMU के नाम से जानते थे, एटॉमिक मास यूनिट। अब मुझे किसी का मास निकालना है, मैं इससे कंपेयर करूंगी। मैं बोलती हूँ मुझे सोडियम का मास बताओ, तो सोडियम का जो एक एटम का मास है ना, उसको किसके साथ कंपेयर कर दो, 1/12 ऑफ C12 एटम। तो वो कंपैरिजन कर दिया, आंसर आ गया। तो रिलेटिव मास अब कैसे निकालोगे बच्चों, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव मास। रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, एक एटम का रिलेटिव मास जो हम जनरली पढ़ते हैं क्योंकि होल नंबर देगा, विल बी मास ऑफ द गिवन एटम। गिवन एटम का मास जो ग्राम में गिवन था, किससे कंपेयर करूंगी, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। जब मैं उससे कंपेयर कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। और हाइड्रोजन हो, मान लो वो एटम हाइड्रोजन है, तुमने हाइड्रोजन का मास यहाँ लिखा, 1/12 ऑफ C12 एटम का मास यहाँ लिखा, हाइड्रोजन के लिए वो वैल्यू आई 1.008 U, जिसको मैं 1 U लिख सकती हूँ। यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम का जो मास है वो इस C12 1/12 ऑफ C12 से इतना टाइम्स हैवी है। सोडियम का मास 23 U आता है, यूनिफाइड मास, यानी कि उस 1 U से कंपैरेटिव वो 23 टाइम्स हैवियर है। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं 16 U आता है, मतलब उस 1 यूनिट के कंपैरिजन में 16 टाइम्स हैवियर है ऑक्सीजन। ये कॉन्सेप्ट है, हम रिलेटिव मास पढ़ते हैं, आसान होता है पढ़ना। ठीक है, तो अब सारे के सारे ये जो एटम है जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, जो काफी छोटे होते हैं, बार बार नाम लिखोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे। साइंटिस्ट ने बोला इनके सिंबल याद कर लो, वो ज्यादा आसान है। पहले डॉल्टन ने जो सिंबल दिए थे ना, बहुत ही ड्रामेटिकल थे। क्यों, क्योंकि ऐसे आप याद करते थे, उसका यूज करके, क्या बोलते हैं, ड्राइंग का यूज करके ड्राइंग बनाते थे ऐसे। इसको पूरा सॉलिड कर दिया, ये कार्बन आ गया, खाली कर दिया, हाइड्रोजन आ गया, ये फॉस्फोरस का सिंबल आ गया, सिल्वर को हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, मर्करी को, मतलब सबको ऐसे अलग अलग करके, किसी में कुछ सिंबल, किसी में कुछ सिंबल, ऐसे करके उसको याद करते थे, काफी प्रॉब्लमैटिक था। तो बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, बर्जीलियस ने बोला तरीका है, जो एलिमेंट का नाम है ना, आप उसका सिंबल उसके पहले लेटर से, पहले दूसरे लेटर के कॉम्बिनेशन से, पहले तीसरे लेटर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर लिया गया, हीलियम का पहला दूसरा लिया गया, लिथियम पहला तीसरा, बेरिलियम पहला और दूसरा, बोरॉन सिर्फ पहला। तो पहले या दूसरे लेटर का कॉम्बिनेशन, कभी कभी पहला और थर्ड भी होता है, जैसे मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम बेसिकली पहला और तीसरा लेटर है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है CHLORIN, ये नाम है, तो पहला और तीसरा लेटर लिया गया। तो उसने बोला ऐसे रखो, आसान है याद करना। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब हमने बात की कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जो लैटिन नेम से उठाए गए हैं, तो लैटिन नेम को भी हमें वैल्यू देनी थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सोडियम नाम तो ऐसो होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है, Na क्यों है, उसके लैटिन नेम से आया है नेट्रियम। ये जो K है, केलियम, उसके लैटिन नेम से आया है, एक्चुअल नेम तो पोटाशियम है। वैसे ही Ag जो हमारा सिल्वर है बच्चों, Ag जो हमारा सिल्वर है, बेसिकली उसका नाम आर्जेंटम है। ठीक है, ऑल राइट। Au ये गोल्ड है, ये बेसिकली ऑरम है। ठीक है, Fe आयन है, बेसिकली ये फेरम है, फेरम है। तो कुछ नाम लैटिन नेम से उठाए हैं। शुरू के 20 एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल आपको अच्छे से पता होने चाहिए बच्चों। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल की। एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना काफी मुश्किल है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैरी करते हैं। लेकिन
बाकी के नहीं करते। तो एटम दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो मॉलिक्यूल, अगला फॉर्म में आगे बताऊंगी कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अगर वो एटम सेम एलिमेंट्स के हुए तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के बनेंगे, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के हुए तो वो मॉलिक्यूल कंपाउंड के बनेंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम से जुड़ गया तो हाइड्रोजन एलिमेंट बन गया ना, तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का है। ऑक्सीजन से जुड़ गया, O2 बन गया, वो एक एलिमेंट है, तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का है। मॉलिक्यूल क्या है? दो या दो से ज्यादा एटम का जुड़ना। सेम जुड़ते हैं तो एलिमेंट हो गया, डिफरेंट जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो गया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाते हैं? वाटर। ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हैं फिक्स कॉम्पोजिशन में, ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। सेम तरीका निकालने का मॉलिक्यूलर मास कि हम रिलेटिव टर्म में निकाल लें, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों? तुम्हें पता है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल, एक गिवन मॉलिक्यूल का मास। क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तभी रिलेटिव मास है। किससे कंपैरिजन होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। पर ऐसे ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको लंबी सारी, काफी मुश्किल हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने बोला इतनी मुश्किल मत करो, तुम एटम का मास तो निकालना सीख ही गए हो और तुम याद भी करना सीख गए हो उसको। जितने भी एटम इन्वॉल्व है सबके एटम के मास को जोड़ दो, उस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, दो हाइड्रोजन एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है H2 में और 2H में? ये दो हाइड्रोजन के एटम है। जब यहाँ सबस्क्रिप्ट में कुछ लगता है ना, तो वो क्या बताता है तुम्हें? वो कितने एटम मिले हैं और उनको मिलके मॉलिक्यूल बनता है। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा कुछ भी लिखा होता है ना, वो उसका मॉलिक्यूल होता है। तो 2H मतलब दो हाइड्रोजन के एटम, या कुछ नहीं लगा आगे मतलब 1, आगे बताता है कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल है, आगे वाला नंबर। तो 1H2 का मतलब है एक है क्या? H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो H2 एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1 यूनिट, दो का हो जाएगा 2 यूनिट। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 है, दो का 32। क्लोरीन, एक क्लोरीन का 35.5 है, दो का हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। CH4 एक कार्बन का है 12, एक ही कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का हो जाएगा 4 × 1। ऐड कर दो, इसकी वजह से 12 आया, इसकी वजह से 4 आया, टोटल आ गया 16। एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। इजी वे आउट, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी को बताता है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन H2, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, यानी कि एक डाई एटॉमिक सब्सटेंस है। यहाँ पे एटॉमिसिटी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये सारे के सारे डाई एटॉमिक सब्सटेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है एटॉमिसिटी, यहाँ पे देखो सबके पास कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 एटम जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 3 एटम, 3 एटम, एटॉमिसिटी 3। ओजोन, इसकी भी एटॉमिसिटी 3 है, ठीक है। ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हो, उससे ज्यादा एटॉमिसिटी पे हम उसको बोल देते हैं कि वो पॉली एटॉमिक है। पॉली का मतलब होता है ना मैनी, पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब है मैनी, जिसके अंदर काफी एटम जुड़े हैं। 3 से ज्यादा होने पे हम पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। जैसे कि P4 फॉस्फोरस, S8 सल्फर, ये टेट्रा एटॉमिक है, 4 एटम से बना है। ये ऑक्टा एटॉमिक है, ऑक्टा मतलब 8 एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पॉली एटॉमिक हो गए, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, अब जब मैंने बताया था कि कोई एक एटम है ना, दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो एटम अपने बाकी के एटम से जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएगा ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, या वो जो एटम है ना इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके आयंस बनाता है। आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल, जब एक एटम के ऊपर चार्ज आ जाए। अब आपका जो भ्रम है वो क्लियर हो जाएगा। जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी हमने बोला था एटम इनडिविजिबल होता है, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। गलत है, एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो एटम ऐसा दिखता है, बीच में छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, बाहर ऐसे क्या होते हैं, ऐसे शेल होती है, सर्कुलर पाथ होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज घूम रहा होता है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हर एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। और बाहर न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में मैं अगले जो चैप्टर है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम तब पढ़ लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ये उसका चार्ज बता रहा है, पी फॉर प्रोटॉन, ये उसका चार्ज बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इन जनरल। अब क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इसी वजह से एटम होता है न्यूट्रल।
लेकिन समटाइम्स टू अचीव स्टेबिलिटी एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड एटम गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं किसी सब्सटेंस ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एग्जाम्पल केस समझाती हूँ तुम्हें। मान लीजिए मैं बोलती हूँ मेरे पास है सोडियम। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर एटम का यूनिक नंबर होता है, और वो जो नंबर है ना, यूनिक नंबर, ये बताता है उस एलिमेंट्स के अंदर कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। सेम क्यों होते हैं, तभी एटम न्यूट्रल होता है। तो मेरे पास सोडियम नाम का एक एटम था, सेम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा था, इसलिए वो क्या हो गया, 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव चार्ज इक्वल है। इसको स्टेबिलिटी अचीव करनी है, तो स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना। मतलब वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो उसको निकाल देता है। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, पॉजिटिव चार्ज अभी भी 11 था, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 10 हो गया। अब मैथ्स लगाओ, 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको बोलेंगे कैटायन। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। कैट हैज पॉज, कैट के पास क्या होता है, पॉज होते हैं, मतलब कैटायन इज पॉजिटिव। कैटायन एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है। जरूरी नहीं एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक ग्रुप ऑफ एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अगर वो ग्रुप ऑफ एटम हो तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ये एक सिंपल आयन हो गया बच्चों, सिंपल क्योंकि एक ही एटम से बना है, सिंपल आयन हो गया। दूसरा होता है पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन मतलब जो बहुत सारे एटम से मिलके बना हो, जिसके ऊपर आयन मतलब चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे कि आ गया ये OH एक नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आ गया NH4 1 पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम आयन, अमोनियम विद 1 पॉजिटिव चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, उसके लास्ट में ईएम लगता है, तो अमोनियम। ठीक है, ओके। एनायन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले बाहर से, क्योंकि वो स्टेबल नहीं था। क्लोरीन है बच्चों, इसका ना एटॉमिक नंबर 17 होता है। एटॉमिक नंबर यूनिक नंबर है जो क्या बताता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, यानी 17 प्रोटॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए ना इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे हम अगले चैप्टर में, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि स्टेबिलिटी मिल जाए। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। देखो 17 पॉजिटिव चार्ज और 18 नेगेटिव, मैथ्स लगाओ, क्या हो जाएगा टोटल 1 नेगेटिव। तो क्लोरीन को ऐसे लिखा जाता है 1 नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एनायन। जिस भी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको एनायन बोलते हैं, सिंपल एनायन। एनायन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। एनी ऐसे याद कर लो, एन, डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एनी, कैसे भी याद कर रहे हो तुम। एनायन इज नेगेटिव चार्ज। तो जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। कैटायन एनायन क्यों बनते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन क्यों करता है, ताकि वो आपस में जुड़ के स्टेबिलिटी अचीव कर ले। ये सोडियम आयन था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या बना था, सोडियम आयन, ये इस क्लोराइड आयन के साथ जुड़ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। इनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलोगे, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने, ऑपोजिट चार्ज से मिलके बने, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आयंस क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ताकि ऑपोजिट आयन एक दूसरे के साथ जुड़ सके। ठीक है, आयन दो तरीके के होते हैं, सिंपल या पॉलीएटॉमिक। सिंपल जिसमें एक सिंगल एटम पे चार्ज होता है, पॉलीएटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज होता है। सिंपल कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी। एनायन कैटायन चार्ज को डिफाइन करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ये क्या है, इसको मैं बोलूंगी मोनोवैलेंट कैटायन। इसको क्या बोलूंगी बच्चों, मोनोवैलेंट कैटायन। इसका मतलब क्या है, मोनो का मतलब है 1, वैलेंट मतलब है वैलेंसी। वैलेंसी बताती है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो एक वैलेंसी है, और ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी मोनोवैलेंट कैटायन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे मोनोवैलेंट कैटायन है, एक वैलेंसी वाले कैटायन है। वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने या कितने गेन किए। ठीक है, बेरियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब 2 पॉजिटिव चार्ज आया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आया था ना। क्यों, प्रोटॉन तो अब भी उतने हैं, तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के निकालने से पॉजिटिव चार्ज आता है। ये सब क्या है बच्चों, यहां तक ये सब है डाईवैलेंट कैटायन। डाईवैलेंट कैटायन, डाई का मतलब 2,
वैलेंट का मतलब वैलेंसी, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। दो वैलेंसी वाले पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दो वैलेंसी। वैलेंसी किसी भी सब्सटेंस की ये बताती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो दूसरे से कैसे कंबाइन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के कितने गेन करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए ट्राईवैलेंट कैटायन, समझ गए ना, तीन वैलेंसी वाले कैटायन। ये सारे इनको याद करना बहुत जरूरी है। ये मेरे क्या है, मोनोवैलेंट एनायन। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, वन, जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वन वैलेंसी मोनोवैलेंट। वन वैलेंसी क्यों, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, जब भी एक नॉन मेटल एक एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, उसको हम आइड से एंड करते हैं, आईडीई। इसीलिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब एक एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, आखिर में जिसके ऑक्सीजन लगाओ, एक एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो, तो वो एंड होते हैं 8 और 8 से। 8 खा गया, 8। ठीक है, एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है आखिर में और नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे देखो सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम है, ऑक्सीजन जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट, ये होता है सल्फाइड। तो आपसे कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सपोज ये सल्फाइड, सल्फाइट एंड सल्फेट, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। आइड कब लगता है, जब अकेला नॉन मेटल हो, उस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो सल्फर पे दो नेगेटिव चार्ज था क्योंकि उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, आइड लग गया। नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज लगता है। अब है सल्फाइट और एक है सल्फेट। 8 लगता है जब ज्यादा ऑक्सीजन हो, उसको ज्यादा भूख लगी थी, मान लो वो ज्यादा ऑक्सीजन खाएगा, तो सल्फेट ज्यादा ऑक्सीजन। 8 लगता है कंपैरेटिवली कम ऑक्सीजन वाले पे, कि एक जैसे स्पीशी है बट ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से एक और केस बता देती हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइड। क्यों, अकेला नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, आइड, नाइट्राइड आयन, ज्यादा ऑक्सीजन है, इसके साथ 8 लगेगा, तो नाइट्रेट आयन, कम ऑक्सीजन है, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया आपको, बस फिर डन डनाजन। छोटी सी चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंबाइन करता है, तो वो है केमिकल फॉर्मूला को बनाना। एक कंपाउंड का आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है, केमिकल फॉर्मूला मुझे बताता है कि उस कंपाउंड को बनाने में कितने एलिमेंट लगे, उनके कितने एटम्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला मुझे सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये भी, टू डिटरमाइन कितना चार्ज है और कितने टाइप के एटम इन्वॉल्व है। और वो बनाएंगे कैसे, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त कैसे लिखना है बच्चों, आप उनका सिंबल सबसे पहले लिखेंगे, फिर उनकी वैलेंसी लिखेंगे चार्ज के साथ। सोडियम की वैलेंसी थी +1, यानी कि कितना चार्ज कैरी करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है या शेयर करता है, ये -1। और फिर आप कंपाउंड बनाते हो उनके वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब सोचो, नंबर कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी ना हो सकता है, नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो साइन नहीं आता। इसको क्या लिख सकती हूँ, NaCl। दैट्स हाउ वी राइट द केमिकल फॉर्मूला। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पे 1 नेगेटिव। टेबल गिवन है NCERT में, उस टेबल को याद रख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस किस के पास कितना कितना आता है। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका सबस्क्रिप्ट बना दो, इसका इससे। जब भी एक फॉर्मूला लिखते हो, पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस पहले आता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस बाद में आता है। पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसने इलेक्ट्रॉन निकाले हो और पॉजिटिव चार्ज आया हो। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब निकालने की वजह से नेगेटिव चार्ज आया, आई मीन ऐड करने की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया HCl। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हो, ताकि चार्ज को बैलेंस कर सको, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम हो जाए। मुझे बनाना है फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2। प्लीज याद रखिए, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे, बन गया CA2O2, जब भी फॉर्मूला लिखेंगे हम सिंपल होल नंबर में लिखते हैं। सिंपल होल नंबर मतलब अगर वो पावर, आई मीन जो सब्सक्रिप्ट का नंबर है डिविजिबल है किसी से, तो कर सकते हो, सिंपल होल नंबर में लिखते हैं।
ठीक है, दैट्स हाउ वी राइट द केमिकल फॉर्मूला. दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई टोल्ड यू व्हाट, आई टोल्ड यू दैट एंटायर टेबल दैट विल हेल्प यू. तो वो टेबल देख लेना. मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. इस होमवर्क का आंसर प्लीज दे देना. व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, सोडियम लिखो, ऑक्सीजन लिखो, चार्ज को बैलेंस करो, हो गया. नाउ यू नो इट हाउ टू मेक इट. बस दैट्स इट. यू गॉट द जिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. क्या है, क्या फॉर्मूलाज है, क्या चैप्टर में समझाना चाहते हैं, आप अच्छे से समझ गए, वो भी बहुत जल्दी, क्विकली. आई होप इट इज़ हेल्पिंग यू. तो लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये वीडियो यूट्यूब बाकी सबको भी रेकमेंड करे, उनका भी आप भला करो. नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, सारे दोस्तों को ले आओ, शेयर ज़रूर कर देना. बता देना आंसर, सेशन कैसा लगा ये भी बता देना. मिलती हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता एटम्स.